तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इस वीडियो में हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, ठीक है, कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स की जिनमें कि आप गलती कर देते हैं, ठीक है। बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आप एक पूरे चैप्टर पे एक पूरा वीडियो बनाएं, ठीक है। पूरा चैप्टर करवाने की बात नहीं है, पूरा चैप्टर तो आप कवर कर लेंगे, मैं आपको वो छोटी छोटी चीजें करवा रहा हूँ कि जिनमें आप मोस्ट ऑफ द केसेस में आप गलतियां करते हैं, ठीक है। जैसे ऑर्डर निकालना है तो थियोरेटिकली निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, जैसे मैं लास्ट वीडियो में बात, ठीक है। बट ऑर्डर के बारे में जो बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम बात करें कुछ इसी तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स की कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने ऑर्डर की बात की, तो ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑर्डर आपका 0 हो सकता है, ऑर्डर आपका फ्रैक्शनल हो सकता है, 1/2 हो गया, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। बट ऑर्डर 0 कब होता है, ठीक है। जैसे हमने अमोनिया का लास्ट वीडियो में एग्जांपल की बात की थी कि यहाँ पे हम कैटालिस्ट लेते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो हमने लिखा था इसका ऑर्डर का क्या होता है, 0। देखिए ऑर्डर 0 कब होगा, व्हेन रिएक्टेंट इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब, ठीक है। तो कैटलिस्ट के सरफेस पे अमोनिया क्या हो जाता है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या रहेगा आपके पास, 0, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपने याद रखनी है कि स्लो स्टेप हमेशा क्या होता है, रेट डिटरमिनिंग होता है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको कंफ्यूजन रहता है, जैसे हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं हम कि A मोल ऑफ A रिएक्ट विद B मोल ऑफ B टू गिव प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम लिखते हैं रेट क्या आ जाएगा आपके पास, K A and B, या हमने इस तरह से देखा कि X and Y, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि ऑर्डर N इज द सम ऑफ X and Y, ठीक है। और हम बोलते हैं N इज नॉट द सम ऑफ A and B। अब देखिए A and B इक्वल टू होंगे X and Y के, कब, मतलब A and B X and Y के बराबर होंगे। X and Y आपको क्या दे रहा है, ऑर्डर, ठीक है। ये कब होंगे, जब आपका रिएक्शन कैसा होगा, सिंगल स्टेप में होगा, और रिएक्शन आपका कैसा होगा, या हम जिसको बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। ये आप ध्यान रखें, अगर सिंपल रिएक्शन है, 1 स्टेप है, या एलिमेंट्री आप बोल लीजिए, तो A and B किसके बराबर होंगे, X and Y के बराबर, ठीक है। A and B क्या है, दीज आर द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो A and B आपके X and Y के बराबर होंगे कब, जब रिएक्शन आपका सिंगल स्टेप है या एलिमेंट्री रिएक्शंस की हम बात करेंगे, ठीक है। तो A and B विल आल्सो गिव द ऑर्डर, बट अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो A and B आपको ऑर्डर के बारे में नहीं बताएंगे, ठीक है। इसी बेसिस पे एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। देखिए एक आपने नाम सुना है स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस क्या होते हैं, देखिए जैसे आप एस्टर लेते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H+, एसिड कैटालाइज, ठीक है। तो यहां पे आपके पास बनता है एसिड और अल्कोहल, ठीक है। ये दोनों साइड से रिएक्शन होता है। अगर आपने एस्टर बनाना है तो एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन, और ये वाला स्टेप हुआ आपका एस्टर हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो यहां पे देखने में आपको लगेगा कि अगर हम ऑर्डर की बात करेंगे तो हम बोलते हैं इट इज द फर्स्ट ऑर्डर, पर अब आपको तो यहाँ पे रिएक्टिंग स्पीशीज 2 लग रही है, ठीक। क्यों यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर क्यों है, अब देखने से तो आप बोलेंगे ये कौन सा है, सेकंड ऑर्डर। ये फर्स्ट ऑर्डर इसलिए है क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, वाटर क्या एक्ट कर रहा है एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। और प्रैक्टिकली सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हम क्या लेंगे, कांस्टेंट। जिस तरह से आप 1 लीटर वाटर में, ठीक है, आप 10 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं, तो हम फोकस करेंगे 10 ग्राम क्वांटिटी पे, ना कि सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहां पे वाटर की कंसंट्रेशन प्रैक्टिकली क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट। तो इसलिए रेट आपका किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ एस्टर की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहां पे रेट क्या बन गया आपके पास, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब अगर आपने कंसीडर करना है जैसे कैटालिस्ट है आपका, ठीक है, तो कैटालिस्ट के केस में आपका ऑर्डर जो रिएक्शन का है वो बन जाएगा H+, ठीक है। तब तो हम बोलेंगे कौन सा हो गया, सेकंड ऑर्डर। बट जो कंसंट्रेशन ऑफ कैटालिस्ट है दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। और कांस्टेंट और कांस्टेंट मिलके क्या बना देंगे, एक नया कांस्टेंट। तो R इक्वल टू K, दिस इज K डैश CH3COO2H5। तो ये क्वेश्चन आपके पास बन गया है, ठीक है। बट यहां पे अगर आपका H पॉजिटिव है, एसिड कैटालाइज्ड है, ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ कैटालिस्ट
विल बी टेकन एज कांस्टेंट। कांस्टेंट का हर जगह ये मतलब नहीं होता कि वो 1 के बराबर होता है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। बट अगर यहां पे आपके पास रिएक्शन दिया होता बेस कैटालाइज होता, मान लीजिए सपोज एसिड कैटालाइज पड़ा है आपने, अगर ये बेस कैटालाइज होता तो ये प्रोडक्ट बनाने में कंज्यूम हो जाता, ठीक है। और अगर ये प्रोडक्ट बनाने में कंज्यूम हो जाता मींस कि एसिड कैटालाइज रिएक्शन कौन सा होगा आपका, फर्स्ट ऑर्डर। वाटर की कंसंट्रेशन क्या लेंगे, कांस्टेंट। बट अगर हम बेस कैटालाइज लेंगे तो ये रिएक्शन कैसा बन जाएगा आपके पास, सेकंड ऑर्डर, ठीक है। और इसी रिएक्शन में अगर हम बात करें हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है, तो हाफ लाइफ पीरियड रिएक्शन का निकालने के लिए टी हाफ आ जाता है 0.693 ओवर के डैश, ठीक है। अब के डैश क्या लिया था हमने, के डैश कब लिया था कांस्टेंट, जब हमने H पॉजिटिव को कंसीडर किया था, तो 0.693 अपॉन के डैश H क्या आ गया आपके पास यहां पर कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि हाफ लाइफ पीरियड दैट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपने ध्यान रखना, ठीक है। तो लगे आपको पता कि एसिड कैटालाइज होगा तो फर्स्ट ऑर्डर, अगर बेस कैटालाइज लेंगे दैट विल बी सेकंड ऑर्डर, ठीक है। इस तरह की चीजों का ध्यान रखना है आपने। और उसी तरह से अगर हम और बात करें, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी, कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड फॉर्म में CO2 बनाता है, ठीक है। CO2 आपका गैसिक फॉर्म में बनता है, ठीक है। तो जो कंसंट्रेशन है सॉलिड है, यह कंसंट्रेशन कर्व, ठीक है। तो कंसंट्रेशन कर्व क्या लेंगे हम, सॉलिड कंसंट्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। 1 ये लिख रहे हैं हम कांस्टेंट के रिगार्डिंग, बट बेसिकली इट इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। अब लिक्विड है आपके पास तो भी क्या लेंगे हम, 1, ठीक है। इट मींस यहां पे रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, CO2 की कंसंट्रेशन, ठीक है। और यहां से रेट के रिगार्डिंग देखिए, रेट के रिगार्डिंग एक इक्वेशन आती है आपके पास दैट इज अर्हीनियस इक्वेशन, ठीक है। अर्हीनियस इक्वेशन आपने सुना होगा कि अर्हीनियस इक्वेशन होती है आपके पास किस तरह से कि K इज इक्वल टू A EA अपॉन R, ठीक है। A क्या है आपके पास, अर्हीनियस कांस्टेंट होता है, ठीक है। E क्या है आपका एक्सपोनेंट, EA क्या है आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी, और R आपका गैस कांस्टेंट है, और T आपका टेम्परेचर। तो देखिए अर्हीनियस कांस्टेंट A भी आपके पास कांस्टेंट होगा, एक्टिवेशन एनर्जी भी आपके पास कांस्टेंट होती है, R की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। इसलिए जो रेट कांस्टेंट K है वो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज करेगा, और इन दो का रिलेशन जो है उसका इंपैक्ट किस पे पड़ता है, रेट। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट कांस्टेंट K की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। अब K इंक्रीज कर गया तो रेट भी आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसी रिगार्डिंग हमने टर्म की कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल। तो रेट क्या बन जाता है आपके पास, डबल। इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको, टेम्परेचर कोफिशिएंट। जैसे मान लीजिए आपके पास रेट कांस्टेंट है, 10 डिग्री राइज हो गया और ये है आपके पास। अब मान तो ये रेशियो क्या है कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रिएक्शन रेट बिकम्स डबल, ठीक है। इट मींस कि ये क्या है आपका, दिस इज टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर मान लीजिए आपके पास ये वैल्यू दी गई है 15, ये दी गई है 25, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो किस रेंज में आएगी, 2 to 3। अब 2 का मतलब क्या है कि रिएक्शन आपका 100% इंक्रीज हो गया। 100% इंक्रीज होने का मतलब क्या है, डबल हो गया, ठीक है। तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब किस तरह से जो रेट है आपका वो कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। और कांस्टेंट आपका किस पे डिपेंड करेगा, आपके पास टेम्परेचर, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है आपका रोल ऑफ कैटालिस्ट। अब देखिए कैटालिसिस का मैंने आपको बात बताई थी, कैटालिस्ट क्या काम करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करता है, ठीक है। अब रिएक्शन हम कंसीडर करेंगे, ये है आपके पास प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और ये है आपके पास एनर्जी एक्सिस, ठीक है। रिएक्शन आप कोई भी कंसीडर कर सकते हैं, एक्सोथर्मिक है चाहे आपका एंडोथर्मिक, ये रिएक्टेंट है और ये आपके प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए ये प्रोडक्ट का ये जो एनर्जी गैप है दैट इज डेल्टा एच, ठीक है। ये रिएक्शन है आपका अनकैटालाइज्ड, ठीक है। और यहां से ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब कैटलिस्ट जब हम डालेंगे तो कैटलिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो पहले कम मॉलिक्यूल इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे, अब ज्यादा मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर देंगे, ठीक है। जब हमने यूज किया कैटालिटिक या कैटलिस्ट, ठीक है,
अब जब यूज करेंगे मान लीजिए कैटालिटिक पॉइजन, तो पॉइजन क्या करेगा, पॉइजन क्या करता है, पॉइजन इस एक्टिवेशन एनर्जी को और इंक्रीज कर देता है। तो ये है रोल ऑफ कैटालिटिक पॉइजन और ये है रोल ऑफ कैटलिस्ट। अब रिएक्शन आपका फॉरवर्ड भी हो सकता है, रिवर्सिबल रिएक्शन अगर हम कंसीडर करें तो यहां पे इक्वेशन जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन है आपके पास, तो फॉरवर्ड में क्या बन जाएगा, अर्गेनियस कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन R। बैकवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड एंड R, ठीक है। तो ये KF एंड KV क्या है, दीज आर द रेट कांस्टेंट, दिस इज फॉर फॉरवर्ड, These are the rate, ये फॉरवर्ड के लिए है और ये बैकवर्ड के लिए। बट अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो ओवरऑल में क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। यहां पे इक्वेशन आती है Z E एक्सपोनेंट माइनस डेल्टा H ओवर RT। तो याद रखना आपने ये इक्वेशन, देखिए कैटलिस्ट आप ऐड करेंगे या कैटालिटिक पॉइजन आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो वैल्यूज किनकी बदलेगी, अगर आपने कैटालिस्ट यूज किया तो रेट इंक्रीज कर दिया, तो फॉरवर्ड रेट इंक्रीज कर दिया तो KF की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर आपने पॉइजन ऐड किया तो KF की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी और जबकि KB बैकवर्ड के लिए जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, ये ठीक है। तो आपने याद रखना कैटालिस्ट जब हमने ऐड किया, ठीक है, कैटालिस्ट डालने से कैटालिस्ट changes the rate constant but not this equilibrium constant, बट ये equilibrium constant आपका बदलेगा नहीं, ठीक है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। कैटालिस्ट के बारे में क्या चीजें हैं कि किस तरह से रेट चेंज होगा, कैटालिटिक पॉइजन अगर आप ऐड करते हैं तो क्या होगा, कैटालिस्ट अगर आप ऐड करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको कंडीशन आती है जो अर्गेनियस इक्वेशन है आपके पास, कि अर्गेनियस इक्वेशन में अगर आपको रिएक्शन दे दिया गया है दो टेम्परेचर, ठीक है, दो आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है, तो मैं फिर से लिख देता हूं, ये आपके पास अर्गेनियस इक्वेशन है, ठीक है। तो वहां पे जब आपको दो टेम्परेचर दिए गए हैं, ठीक है, T1 है T2 है, रेट कांस्टेंट है K1 एंड K2, तो आपने किस तरह से न्यूमेरिकल में वैल्यूज पुट करनी है, किस तरह से निकालना है, ठीक है। तो वहां पे इक्वेशन देखिए क्या बन जाती है, log ऑफ K2 अपॉन K1 आ जाएगा आपके पास, ये किसके बराबर आता है, एक्टिवेशन एनर्जी ये अपॉन 2.303 R, अलग टेम्परेचर है T1 माइनस T, ठीक है। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 2.303 R और ये बन जाएगा आपके पास T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। तो यहाँ पे आपने डायरेक्टली आपको एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यूज दी होंगी, गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है, टेम्परेचर आपके पास दिए होंगे, तो इन चीजों को आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो हमने आपके साथ डिस्कस की, ठीक है, इन पे आप फोकस करिए, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बिल्कुल छोटे से छोटे कंसेप्ट को समझना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम देखिए टोटली डिफरेंट है, बोर्ड एग्जाम इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में हो सकता है आप 90-95% स्कोर करें, पर यह कंपल्शन नहीं है कि 95% वाला 720 में से 700 स्कोर करेगा, कर भी सकता है, ठीक है, बट नहीं भी कर सकता है। तो ये कंपल्शन है कि बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो आपके अपने नीट और जेईई में भी अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है, कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी एक अलग फॉर्मेट पे होती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके अलग फॉर्मेट में चला जाते हैं, ठीक है।